मित्रों, आप सभी को नमस्कार करता हूं। बातों बातों में कि आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम जिन कलाकार से बात करने जा रहे हैं वे बहुत आदरणीय हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की 3 विधाओं में पारंगत है: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और विलासिनी नाट्यम। उनका नाम अनुपमा कैलाश है और वे हैदराबाद में रहती हैं। इस कार्यक्रम के लिए हमने जब उनसे बात करने के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया, अपनी स्वीकृति दी और निरंतर अपनी बातचीत को लेकर संपर्क में बनी रही। यह उनकी अपने कला के प्रति और कला के साथ साथ जो एक कलाकार की सामाजिक जवाबदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है, उसके प्रति उनकी ये गंभीरता का प्रमाण है। मैं जब उनके बारे में विवरण जानने की कोशिश कर रहा था तो मैं चकित रह गया कि वो एक साथ 3 नृत्यों में दक्ष हैं और जो सब के सब बहुत भारतीय परंपरा में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में, नाट्यशास्त्र में इतनी महत्ता रखते हैं। उन्होंने एक लंबी यात्रा करते हुए इन सभी कला रूपों पर अपना अधिकार प्राप्त किया है। मैं अपने मित्रों का स्वागत करता हूं। सुदर्शन, आपका स्वागत है। प्रतीक, आपका स्वागत है। श्री गुहा, आपका स्वागत है। प्रिया शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अनुपमा जी यद्यपि आ गई हैं लेकिन हम उनको अच्छा, वैसे हमारी बात तो ये हुई थी कि 7:05 पर हम आपको रिसीव करेंगे, और अभी भी आप आ जाएंगी तो बातचीत शुरू हो जाएगी, अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ इस बातचीत में शामिल। नमस्ते अनुपमा जी। नमस्कार सुनील जी। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, है ना? ठीक है। आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और मैं अभी आपके आने से पहले जो लोग आ चुके थे उनसे यही बात कर रहा था कि किस तरह से आपने बहुत उदारता के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहा। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया है इस कार्यक्रम को करते हुए, और हर दिन शाम को हम एक कलाकार से बात करते हैं, चाहे वो गायन से जुड़े हों, वादन से जुड़े हों, नृत्य से जुड़े हों, सिनेमा, रंगमंच और साहित्य, कविता से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया आपके इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट शो में। थैंक यू। मैं ये देख रहा था, आपका मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मैं सचमुच इतना चकित हुआ हूँ सुखद रूप से कि आप 3 नृत्य विधाओं में पारंगत हैं। इतना अनुभव आपने लिया है भरतनाट्यम में, विलासिनी नाट्यम में और कुचिपुड़ी में, और इतनी लंबी साधना करते हुए लगभग 800 से अधिक आपके परफॉर्मेंसेस हुए। कितने सारे जगहों पर आपको, मतलब एक परफॉर्मेंस के साथ साथ जो एकेडमिक दक्षता आपने हासिल की है, विशेषज्ञता हासिल की है, उसके साथ साथ ये कितना बड़ा काम है कि दरअसल दर्शक या श्रोता जो भी है वो मंच पर परफॉर्मेंस देखता है और जितनी उद्घोषणा होती है उतना जानता है, लेकिन उन विधाओं के बारे में अधिक जिज्ञासा रखने वाले के लिए एकेडमिक उद्बोधन का एक बड़ा महत्व होता है। जब तक वो विश्लेषण में ना जाए, वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो उस बारे में ठीक से जान नहीं पाएगा। जी, बिल्कुल। आपने दोनों आयामों में अपने आप को लगातार गंभीर बना के रखा। जरूर हम भी चाहेंगे कि आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, और क्या आप शुरू से हैदराबाद की रहने वाली हैं या वहां पर आके बस गई? जी जरूर। हम तो दक्षिण भारतीय ही हैं। मेरे पिताजी तमिलियन हैं एक्चुअली, और मेरे माताजी तेलुगु है। जी।
तो हम लोग मैं हैदराबाद में ही पैदा हुई थी, और लेकिन हाँ, मेरे फादर का जो ट्रांसफरेबल जॉब था उनका, अच्छा अच्छा। तो पहले मेरी पहली शिक्षा जो थी मिडिल स्कूल तक तो ज्यादातर उत्तर भारत में ही हुई है। अच्छा अच्छा। मैं कश्मीर में पढ़ी हूँ और दिल्ली में भी पढ़ी हूँ, तो इसीलिए हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज था। लेकिन दक्षिण भारत में क्या है, साउथ इंडिया में हमें हिंदी इतना प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता ज्यादा, तो हाँ। और तब तो मुझे तेलुगु बिल्कुल नहीं आती थी, तो हिंदी और इंग्लिश अंग्रेजी ही पढ़ते थे हम। और वापस मैं मिडिल स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग वापस हैदराबाद आए, और उसके बाद से हम हैदराबाद में ही रहे हैं। और मेरी शिक्षा भी मैंने इंटरमीडिएट तक भी मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया था, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स प्रोग्राम दोनों भी मैंने नृत्य में ही किया। तो बैचलर ऑफ डांस किया था, मास्टर्स ऑफ डांस किया था। उसके बाद मैंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट किया डांस में। तो कुचिपुड़ी में मैंने नृत्य तो डॉक्टर गुरु उमा रामाराव जी से सीखा था। पहले तो मैंने भरतनाट्यम ही सीखा। ज्यादातर दक्षिण भारत में सब लोग भरतनाट्यम ही पहले सीखते हैं, और हाँ, मशहूर भी वही शैली है वैसे तो। हाँ, तो हाँ, मैंने भी उसी शैली से प्रारंभ किया था, और उसके बाद मैं बहुत आकर्षित हुई थी कुचिपुड़ी की, और क्योंकि बहुत कल्चरली मेरा जो बैकग्राउंड है उसके साथ बहुत कनेक्शन लगा था मुझे, क्योंकि वहाँ पे जो गीत होते हैं, पद होते हैं, गद्य होते हैं, सब तेलुगु ज्यादातर होते हैं। तो आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड। तो मैं कुचिपुड़ी सीखने लगी डॉक्टर उमा रामाराव से, और उनके साथ कई यात्राएं की, बहुत सारे प्रदर्शन किए थे उनके साथ। और फिर विलासिनी नाट्यम का मेरा जो जर्नी था वो शुरू हुआ। गुरु पद्म भूषण स्वप्न सुंदरी जी से मैंने सीखा विलासिनी नाट्यम। और बस अभी कुचिपुड़ी और विलासिनी नाट्यम का ही ज्यादा काम चल रहा है मेरी तरफ से तो। और एकेडमिक वर्क जी वो तो चल ही रहा है। ये जैसे कुचिपुड़ी निश्चित रूप से भरतनाट्यम से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लोग उसको कम उस पर जाते हैं। और फिर एक और जो विलासी नाट्यम, उसके बारे में तो और भी ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है, बहुत साधना की जरूरत होती है। दोनों ही नृत्यों का जो पूरा संदर्भ है वो 10वीं शताब्दी से जुड़ता है, 10th सेंचुरी से, और भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में जो उनका उल्लेख है। तो विशेष रूप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि भरतनाट्यम से कुचिपुड़ी किस तरह भिन्न है। पहले तो ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए। जी 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 बिल्कुल। कुचिपुड़ी जो है वो एक्चुअली एक पुरुष संप्रदाय है और एक नाटक संप्रदाय है वो। तो उसमें क्या है, जो नाट्यशास्त्र में जैसे आपने कहा था चतुर्वेद अभिनय है, चारों भी कुचिपुड़ी में हमें देखने को मिलता है। जैसे आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय है, और भरतनाट्यम में अभी तो वाचिक का उतना स्थान नहीं है। हालांकि जो भरतनाट्यम का बैकग्राउंड है, जो दासी ट्रेडिशन से ही इन सब का जन्म हुआ है, वो समय में वाचिक भी उतना ही महत्वपूर्ण था। लेकिन अभी सोलो ट्रेडिशन ये ज्यादा डेवलप होने के बाद हमें ज्यादा आंगिक अभिनय और सात्विक अभिनय में ही प्रदर्शन में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुचिपुड़ी एक ऐसी शैली है जिसमें चारों अभिनय बराबर से हमें देखने को मिलते हैं। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो कुचिपुड़ी का ओरिजिनल, जैसे आपने कहा संदर्भ, जो उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है, वही कुचिपुड़ी का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
क्योंकि जी जो एक नाटक कला है वो बाद में स्त्रियां जब ये नृत्य करने लगी तो तब वो सोलो सिस्टम में परिवर्तित हुआ था। हाँ तो जो उसका रूट है वो तो ड्रामा नाटक से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बहुत ही ड्रामेटिक और नाटकीयता जी पूर्ण शैली है। और वही हाँ कुचिपुड़ी का चैलेंज है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बहुत ड्रामा कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। हाँ और सोलो सिस्टम में भी उसी तरह उसको अडाप्ट किया गया है। और मेरे हिसाब से तो सोलो से ज्यादा एक्चुअली कुचिपुड़ी का ड्रामा कॉन्टेक्स्ट ही मुझे ज्यादा दिलचस्प लगता है एक्चुअली, क्योंकि वो उसका उसमें ओरिजिनल संदर्भ है। उसमें आंगिक अभिनय और भाव भंगिमाओं के साथ साथ आंखों का भी जो हम कलाकार प्रयोग करते हैं उससे बहुत प्रभाव पड़ता है दर्शकों पर। जी, और आहार्य जो भी है वो कॉस्ट्यूम्स और जो डायलॉग है, डिलीवरी है, जो यक्षगान का जो सिस्टम है हाँ उसमें वो उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है कुचिपुड़ी का। तो अच्छा सोलो अच्छा ट्रेडिशन तो वो बाद में इवॉल्व हुआ है। और अभी तो सोलो ट्रेडिशन इवॉल्व होने के बाद ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि सोलो ट्रेडिशन आने के बाद सारे नृत्य शैलियां लगभग एक जैसी हो गई हैं, क्योंकि उनमें एक ही तरह के अंश पाए जाते हैं, एक ही तरह के आइटम्स किए जाते हैं। कहीं जतिस्वरम किया जाता है, कहीं तिल्लाना किया जाता है। तो वो जो एक एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ या जो रूट है एक एक स्टाइल का, वो उसकी ओरिजिनलिटी है। तो अभी तो एक फॉर्मेट ऐसे फिक्स्ड फॉर्मेट के जैसे हो गया है, लेकिन वो भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल नाटक करना भी बहुत महंगा है और यक्षगान का सिस्टम तो ऑलमोस्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है आजकल। तो सोलो में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट दैट इज अ लॉस फॉर द ट्रेडिशन। हाँ लेकिन आप जैसे कलाकार ये सारी धरोहर को बचा कर रखते हैं इतनी मेहनत से, इतने कम्युनिकेशन से, उसके बाद ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमारी पौराणिकता से जुड़ा हुआ है। ये आपने स्वयं भी महसूस किया है न करते हुए। कुचिपुड़ी में जो खासतौर से जो आपने बताया ना कि जिस तरह से पुरुष प्रधान नृत्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, तो जब महिलाएं या जैसे डांसर्स नृत्य करती हैं तो उनको अपनी अभिव्यक्ति में भी उसी तरह से एक जो टफनेस है वो लानी होती होगी। वो एक बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से कुचिपुड़ी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो जुड़ता है। जो स्टोरी टेलिंग का जो टेक्निक है, वो कथा वाचन का जो कला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कुचिपुड़ी में। और जैसे संचारी भाव करते हैं वो, तो आंगिक से भी ज्यादा मुझे लगता है कि कुचिपुड़ी में सात्विक अभिनय और वाचिक अभिनय का ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो एक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है। जैसे कथक था कथाकार ट्रेडिशन, वैसे ही कुचिपुड़ी भी एक भागवत स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है। तो मुझे लगता है कि उसी सिस्टम को सोलो में भी बरकरार रखना चाहिए और उसको ज्यादा ब्यूटी ओरिएंटेड या आंगिक ओरिएंटेड नहीं बनाना चाहिए उसको। परफेक्शन कम है तो भी ठीक है, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर कट रहना चाहिए, मुझे वैसा लगता है। मुख्य रूप से कुचिपुड़ी में कौन कौन से प्रसंग बहुत हाईलाइट होते हैं? वो ज्यादातर एक वैष्णव संप्रदाय प्रधान नृत्य कला ही रही है वो कुचिपुड़ी, क्योंकि उसमें जो कृष्ण और सत्यभामा की जो कथाएं हैं उसे भामा कलापम कहते हैं कुचिपुड़ी में। तो वो कुचिपुड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामा है, नाटक है वो। तो उसमें ये पूरा संदर्भ जो सत्यभामा का विरह है और कृष्ण की प्रति उनकी भक्ति, ये सब चीजें उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। और ज्यादातर कुचिपुड़ी में वैष्णव संप्रदाय के ही कथाएं ज्यादा प्रचलित हैं, ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। जैसे प्रहलाद नाटक,
या राम नाटक, या रुक्मांगदा की कहानी, या शशिरेखा परिणय, तो ऐसे स्टोरीज ज्यादा दिखाई देते हैं जो महाभारत, रामायण और भागवत पुराण से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर कथा वस्तु इन्हीं तीन इतिहासों से हमें प्राप्त होता है, पुराण इतिहासों से। इसमें एक और बात मेरे मन में हमेशा आती है कि जो एक तो श्रृंगार, मेकअप और संगीत, दो के बगैर तो कुछ हो संभव नहीं है। इन सबका जो अपना एक एक्सीलेंस है और तालमेल है, तो उसको लेके आपकी क्या धारणा है? श्रृंगार का तो कुचिपुड़ी में बहुत ही महत्व था, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो वो एक ट्रैवलिंग ट्रेडिशन था। वो लोग ये जो बुलक कार्ट्स पे जाके नाटक प्रदर्शन करते थे, तो कैरेक्टर्स ज्यादातर लकड़ी के बने हुए जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, तो उसको उन ऑर्नामेंट्स को गणियम कहते थे, और वही से शुरू हुआ था। फिर बाद में जब आंध्रा में जो बंदर मछलीपट्टनम एरिया है, वहां से ये गोल्ड प्लेटिंग का काम होता था वहां पे, तो वहां से धीरे धीरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना शुरू हुआ। और अभी तो हमें ये भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में, ज्यादातर दक्षिण भारतीय ये शैलियों में जो ये टेम्पल ज्वेलरी हमें नजर आता है, वो तो बहुत बाद की चीज है, क्योंकि आंध्रा में तो टेम्पल ज्वेलरी पहनने का कभी ट्रेडिशन रहा ही नहीं था। तो ज्यादातर कॉस्ट्यूम्स हमेशा अपने कैरेक्टर के हिसाब से होते थे। हिरण्यकश्यप जैसे एक बड़ा सा मुकुट पहनता था, और ये सब एक स्ट्रीट थिएटर भी था, तो जो मिलता था पहन लेते थे, और जैसा हो सके एक चेयर डालना, सिर्फ एक छोटा सा कर्टन, जैसा मिले वैसा उनका प्रदर्शन होता था। और ज्यादातर कंसंट्रेशन हमेशा भी कैरेक्टर पे होता था ज्यादा। और अभी तो थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो गया है, मुझे ऐसा लगता है आहार्य। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के आहार्य में ज्यादा हमें वो भेद भी नहीं नजर आ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग आजकल बहुत क्लासिकल के चक्कर में पड़े हैं, तो इसीलिए जो इंडिजिनस फॉर्म का जो एक अपना एक स्वरूप होता है, अपनी एक ब्यूटी होती है, शायद वो होते जा रहे हैं हम। तो प्रभावित हो रहा है। जी जी जी। संगीत उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कर्नाटिक संगीत पद्धति पे आधारित जरूर है, लेकिन ज्यादातर जैसे महाराष्ट्र में नाट्य संगीत होता है, उसी तरह कुचिपुड़ी का भी मुझे लगता है वो संगीत बहुत नाट्य ओरिएंटेड है। तो वहां पे कर्नाटिक म्यूजिक के अंश जरूर हैं, वही राग यूज करते हैं, जैसे आनंद भैरवी, शंकराभरणम, ऐसे रागों का प्रयोग तो जरूर होता है, लेकिन उसको गाने की जो प्रक्रिया है, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल नाटक के हिसाब से ही उसको क्रिएट किया जाता है। और एक और विशेष बात जो कुचिपुड़ी के संगीत के बारे में ये है कि रिदमिक चेंजेस बहुत होते हैं, ताल गति प्रमाण में बहुत क्विक सिल्वर चेंजेस जैसे कहते हैं वैसे होते हैं। सो तिश्र से चतुरश्र, ऐसे गतिज बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। तो वो एक बहुत ड्रामेटिक कंपोनेंट है कुचिपुड़ी का। सही बात है। इसी तरह ये विलासी नाट्यम की बात जो हम करते हैं, ये तो और भी रेयर है। आपने सप्त सुंदरी जी से सीखा। सप्त सुंदरी जी तो दिल्ली में रहती रही ना? जी बिल्कुल। तो आप वहां पर उनके संपर्क में आई थी क्या? एक्चुअली हम लोग नहीं, वो हैदराबाद में सिखाती थी पहले। क्योंकि ये जो विलासी नाट्यम जब हमने अध्ययन शुरू किया था, तो यहाँ पे हैदराबाद में एक टेम्पल है, एक आलय रंगनाथ स्वामी जी का। तो वहां पे वो आगम शास्त्र के हिसाब से स्वप्ना जी वहां पे थोड़ी सेवाएं करती थी।
तो अच्छा अच्छा। ये आगम के हिसाब से डांस को रिक्रिएट करके वो सेवाएं करती थी। तो मैंने उस नृत्य को देखा था एक बार, क्योंकि मैं वहां पे कुछ और प्रदर्शन देने के लिए गई थी, और ये मैंने देखा और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये फॉर्म। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमें ये फॉर्म सिखाएंगी। तो उन्होंने टेम्पल के जो ट्रस्टीज हैं उनके साथ टाई अप करके हैदराबाद में एक रेगुलर क्लास शुरू किया था। तो हम लोग एक 4-5 लोग सब इंटरेस्टेड थे, तो हमने शिक्षा यही हैदराबाद में शुरू किया। और फिर बाद में जैसे एडवांस होते गए, कभी कभार दिल्ली जाते थे, सीख के आ जाते थे, वो हैदराबाद आती थी। उनका खैर हैदराबाद में एक घर भी है अभी, तो आती जाती है। तो वैसे हुआ था विलासी नाट्यम का। ये कितने वर्ष आपने सीखा उनसे? 2002 में शुरू किया था। हाँ। विलासी नाट्यम का जो ट्रेनिंग था, और 2006 में मेरा जो रंग प्रवेश हुआ था विलासी नाट्यम में। और उसके बाद से तो बस विलासी नाट्यम का सिलसिला तो चलता ही जा रहा है तब से। मुख्य रूप से आपको तीनों नृत्य विधाओं में सबसे अधिक प्रदर्शन के अवसर कौन से नृत्य के मिलते हैं? अभी तो मुझे ज्यादा मैं विलासी नाट्यम कर रही हूँ। कुचिपुड़ी का तो मैंने बहुत किया हुआ है और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन विलासी नाट्यम का जो अभिनय है वो बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। उनका जो अभिनय की शैली है, कलावंतलू जो कहते हैं, जो इस फॉर्म के जो ओरिजिनल परंपरागत जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका जो अभिनय का सिस्टम है वो बहुत ही अलग और बहुत ही डिटेल, बहुत ही रोमांचक सिस्टम है वो। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत विलासी नाट्यम की और बहुत से लोग खींचे जा रहे हैं उसकी अभिनय की वजह से। तो आजकल ज्यादातर जहां तक मुझे याद है, मैं ज्यादा विलासी नाट्यम ही कर रही हूँ। कुचिपुड़ी से भी ज्यादा शायद विलासी नाट्यम ही कर रही हूँ। ये धीरे धीरे ये बात इससे रेखांकित भी होती होगी कि आप एक दुर्लभ होती जा रही नृत्य शैली के बचाए रखने में आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आ रहा है। ये भी है। हम लोग हैं 4-5 जो कोशिश कर रहे हैं ये फॉर्म को रखने के लिए। इस पे और आपके समकालीन नृत्यांगना कौन सी है जो विलासी नाट्यम करती है? हम लोग पूर्वा धनुश्री है, वो दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन अभी हैदराबाद में है, तो हैदराबाद और दिल्ली के बीच में उनका आना जाना होता है। एक कथक परफॉर्मर है जिन्होंने बहुत हमारे साथ ही शुरू, एक्चुअली वो स्वप्ना जी के पूरे रिसर्च प्रोसेस में भी उनके साथ थे, श्री संजय कुमार जोशी जी। तो और अभी तो 6-7 है, पूजिता कृष्णा ऐसे मेरी स्टूडेंट है जो कुचिपुड़ी की, वो भी अभी विलासी नाट्यम कर रही है। ये साल उन्होंने खजुराहो में भी विलासी नाट्यम किया था। तो कुछ है 6-7 लोग हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग आएंगे, सीखेंगे, तब ज्यादा प्रचार होगा ये फॉर्म का। एक डांसर अनीता पीटर जी है, वो पूछ रही है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दैट यू सी इन द अभिनय एस्पेक्ट इन द डांस फॉर्म बिटवीन कुचिपुड़ी एंड विलासी नाट्यम। अभिनय का जो सिस्टम है कलावंतलू का, वो सिस्टम ही बहुत अलग है। वो ड्रामेटाइजेशन से ज्यादा इमेज बिल्डिंग पे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो अभिनय सिस्टम में। जैसे कंपैरिजन, सिमिलीज, एलेगोरी, मेटाफर्स, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनके अभिनय में, क्योंकि वो एक स्त्री संप्रदाय है और वो लोग चेंबर कॉन्सर्ट्स करते थे और छोटे स्पेस में डांस करते थे। तो उनका अभिनय भी बहुत कंट्रोल्ड, बहुत कंटेन्ड होता था, और
आइडिया एक्सपेंशन, आइडिया को बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता था। स्टोरी टेलिंग से ज्यादा एक आइडिया को बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी है उस अभिनय में। तो वो बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, क्योंकि उसका बेसिक टेक्निक ही अलग है। उसका बॉडी लैंग्वेज जो है, और बॉडी का चाल चलन, मुखजा अभिनय, सब बहुत ही अलग है। तो वैसे तो बहुत ही डिफरेंस है दोनों शैलियों में, और एक मेल ट्रेडिशन और एक एसेंशियली फीमेल ट्रेडिशन में बहुत ही डिफरेंस होता है, जैसे प्रेजेंटेशन मेथडोलॉजी में। तो वो बात है। मैं वही अपन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वो बात किया भी था जी। जो जिस नृत्य में परंपरा से पुरुष प्रधानता को देखा गया है, और वो पूरा सौष्ठव और वैभव दिखाई देता है मंच पर। अब कोई स्त्री अगर उसको डांस करेगी तो फिर वो उसमें बहुत मेहनत करके उस प्रभाव को लाएंगी जी। और वही अपने आप में एक बड़ी तैयारी, या उसके व्याकरण को लेकर एक जो चिंता रहती है, या एक कॉन्फिडेंस बनता है, बढ़ता है, तो वो ज्यादा पहचाना जाता है। और जो देखने वाला है, अगर वो नृत्य का जानकार है और थोड़ा बहुत भी उसको इन विधाओं की जानकारी है, तो वो इन चीजों को पहचानना चाहता है कि दरअसल कलाकार ने किस तरह से इसको डेवलप किया है मंच पर। जी जी जी। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जो बाद में जो गुरु, जैसे वेम्पटी, चिन्न सत्यम, ऐसे जो गुरु चेन्नई में एस्टैब्लिश हुए थे, उन्होंने ये बात समझी और एक फीमेल बॉडी, एक फीमेल के सौष्ठव और रेखा के हिसाब से उन्होंने टेक्निक में थोड़ा बदलाव भी लाया था उन्होंने, ताकि वो शैली बहुत आराम से एक फीमेल बॉडी पे भी अच्छे से फिट हो जाए। तो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बहुत ही मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक शैली की जो चारित्रिक जो जर्नी है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक मेल ट्रेडिशन ग्रेजुअली कैसे एक फीमेल बॉडी पे आराम से समाने लगी, तो वो भी इम्पोर्टेंट ही है। ये मधु नटराज जी पूछ रही हैं कि आपसे कि अनु, डिस्पाइट बीइंग ए क्रॉनिकलर ऑफ डांस आर्टिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यू स्टिल कीप योर फॉर्म रिलेवेंट टू कंटेम्पररी टाइम्स, डू शेयर योर थॉट्स। What the question I didn't understand properly. क्या कहा था? What did she say? मैं फिर से पढ़ता हूँ। मधु नटराज जी है। अनु, डिस्पाइट बीइंग ए chronicler of dance artistry and history, you still keep your form relevant to contemporary times. Okay. Share your thought. जी, that's मधु जी। आप अंग्रेजी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मधु is a very good friend of mine, तो वो अच्छे से जानती है जो the kind of work I do. So my thing is that I feel that every form has its own relevance to the past and the present as well. So these forms are designed in such a way that they remain relevant even till today. So if we talk about a contemporary issue like gender, or even if we talk about a contemporary issue like women's rights or feminism or any of these contemporary issues, a form like Vilasini Natyam will automatically take on the necessary context, क्योंकि वो एक ग्रामर है, इट्स अ टेक्निक, और उसमें हम कुछ भी कह सकते हैं। उस ग्रामर के हिसाब से हम कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह की बात किसी भी तरह की ऑडियंस तक हम पहुंचा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक फॉर्म तभी टिकता है चरित्र में, हिस्ट्री में, इट स्टेज इन हिस्ट्री
only if it can be relevant at all times. हर एक टाइम में अगर वो फॉर्म रेलेवेंट हो तभी वो फॉर्म टिकता है, नहीं तो कहीं भी चरित्र में डिसअपियर हो जाता है वो फॉर्म. तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ फॉर्म लाइक विलासी नाट्यम. वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, थॉट्स, फिलोसफीज, आइडियोलॉजी, सब चीजों को कह सकते हैं हम वो फॉर्म का प्रयोग करके. सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स. सही बात. ये एक साथ साथ लगातार परफॉर्मेंस आपने देश में भी अनेक जगहों पे की है, दुनिया के दूसरे देशों में भी आपका जाना हुआ. कौन से ऐसे कार्यक्रम रहे हिंदुस्तान में जो आपको यादगार रहे, जो कौन से ऐसे कार्यक्रम रहे विदेश में जो आपको यादगार रहे, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे. जी, वैसे तो बहुत है. जो 800 800 कितना सारा होता है. मुझे लगता है कि आप महीने में कम से कम 10-12 परफॉर्मेंसेस आपके होते होंगे ना. तब वैसा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा आजकल सब्जेक्ट की पढ़ाई अध्ययन करने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है. तो उतना परफॉर्मेंस में उतना मुझे इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस क्रिएट करने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है परफॉर्म करने से ज्यादा. सो आई थिंक अभी तो कम ही हो रहे हैं परफॉर्मेंसेस, उतना ज्यादा नहीं. लेकिन ऐसे परफॉर्मेंसेस है जो जैसे एक बार मैंने भारतीय विद्या भवन में एक परफॉर्मेंस किया था लंदन में. वहां पे, तो वहां पे फॉर सम रीजन वो परफॉर्मेंस मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि जिस तरह की ऑडियंस थी, जैसा माहौल बना था वो, और तब तो मैं बहुत यंग थी, 20s में ही थी. लेकिन वो एक परफॉर्मेंस मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने कुछ तभी मेरा अन्नमाचार्य जो पोएट है, जिनके ऊपर मैंने अपनी पीएचडी की थी, उसी समय मेरा उनके साथ जो जर्नी था तभी शुरू हुआ था. और मैंने एक अन्नमाचार्य कीर्तन किया था और उसे तुलसीदास जी की ठुमक चलत रामचंद्र से कंपेयर करते हुए मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था. तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और जिस तरह से रेस्पॉन्स आया था वो बहुत अच्छा था. और यहाँ पे तो बहुत मैंने किए हैं. मधु के लिए किया था, वो उन्होंने वो एक कंपनी कचेरी एक करती है अपने इंस्टीट्यूट से. वो परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत यादगार थी. जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जो मेरी बात थी इतने अच्छे से पहुंची लोगों की. आई वाज एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ वेरी वेल दैट डे. एंड ऐसे तो कुछ है. और एक कलकत्ता में मैंने एक परफॉर्मेंस किया था संगीत नाटक एकेडमी के लिए, जहां मैंने पहली बार मैंने गा के भी किया था. जो तेलुगु देवदासी ट्रेडिशन में भी वो लोग पारिजातम जो कहते हैं, तो उनमें भी जैसे भागवत ट्रेडिशन कुचिपुड़ी का होता है, उसी तरह आट भागवतम कहते हैं देवदासी ट्रेडिशन में भी. गा के नृत्य करते हैं, श्लोक गाते हैं, पद्यम कहते हैं तेलुगु में, सो उसको भी गा के करते हैं. तो मैंने एक्चुअली हिंदुस्तानी म्यूजिक में ट्रेनिंग ली है थोड़ा, तो थोड़ा गाती हूँ क्योंकि मेरे दादाजी के जो इन्फ्लुएंस है उससे थोड़ा बहुत गा लेती हूँ. तो उस दिन भी बहुत मुझे यादगार रहा वो प्रोग्राम, क्योंकि मैंने डायलॉग्स बोले थे उस दिन, गाया था, मैंने नृत्य किया, और बहुत अच्छा लगा था उस दिन रेस्पॉन्स देख के. तो ऐसे कुछ हैं. लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस में भी बहुत से अच्छे रेस्पॉन्सेज आए हैं अभी तक. वो एकेडमिक बात में करना चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंसेस के साथ साथ आपको लगातार अपनी विधाओं में ज्ञान को बढ़ाने वाले काम करने की ओर जो रुचि बढ़ी, वो कैसे, उसका क्या कारण रहा? वो तो हमारे घर में जी परफॉर्मर बनी रह सकती थी, आप डांस करती रहती, लेकिन आपको ऐसा कब लगा कि थोड़ा सा मुझे और विवरण में जाना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए? एक्चुअली सच बोलूं तो हमारे घर में ही वो माहौल हमेशा से था,
क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो प्रोफेशन से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक में उनका बहुत रिसर्च रहा है और उन्होंने एक बुक भी लिखा था, हैंडबुक ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो वो सब कोलकाता में रहते थे वो समय में, और वहां पे आपको तो पता ही है कोलकाता में ऑल नाइट कॉन्फ्रेंसेस होते थे, म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस। मुनावर अली खान जी के घर आना जाना रहता था उनका। तो इससे बहुत एकेडमिक माहौल ही है हमारे घर में। मेरे मदर भी शी इज एन एकेडमिशियन, शी वाज एन एकेडमिशियन, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स थी। तो एक्चुअली मुझे परफॉर्मेंस से ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा एकेडमिक्स में ही रहा है। तो सच बात है, सच बोल रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे परफॉर्म करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस किसी रिसर्च से बैक्ड हो तो मुझे और मजा आता है। जस्ट स्टेज पे जाके एक 4 आइटम्स करके आ जाना, मुझे कभी भी ऐसी बात में कभी भी इंटरेस्ट नहीं थी। तो बचपन में तो करते थे क्योंकि गुरु कहती थी तुम जाके तिल्लाना करो, तो हम जाके तिल्लाना कर लेते थे और आ जाते थे। पर मुझे कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। हमेशा कंपैरेटिव स्टडीज में, एकेडमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट थी। और ये इंटरेस्ट को देख के इसीलिए मेरी माताजी ने मुझे ग्रेजुएशन में ही डांस में ग्रेजुएशन के लिए, तभी शुरू हुआ था ग्रेजुएशन इन डांस तेलुगु यूनिवर्सिटी में। अभी तो वो कोर्स है ही नहीं क्योंकि कोई टेकर्स ही नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने किया और फिर मास्टर्स किया। और इमीडिएटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द यूजीसी का जो नेट और जेआरएफ एग्जाम्स होते हैं। तो मैंने वो लिखा और मैं जेआरएफ मुझे आया। तो जेआरएफ अगर आया तो यूनिवर्सिटीज को तो पीएचडी सीट देना ही होगा आपको। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिर से अपना पीएचडी प्रोग्राम रिवाइव किया था उसी साल 1999 में। तो उस साल मुझे एडमिशन मिला और 2000 से मेरा रिसर्च शुरू हुआ था। तो आई वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड। मेरे मास्टर्स के थीसिस में भी उसको भी मैंने पब्लिश किया था तब, जो राइटर्स वर्कशॉप जो कोलकाता में है, पी लाल जी का, उन्होंने पब्लिश किया था ये। तो हमेशा से एकेडमिक्स में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरा। तो आपको स्कॉलरशिप भी बराबर खूब मिली है, ये भी जानकारी आपको। बहुत सारे मौके इस तरह से जो काम करने के, कई बार क्रिएटिव काम करने के अवसर जिस तरह से मिलते हैं, वो बड़ा उत्साह बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लिखना पढ़ना तो हम करना ही चाहते हैं, लेकिन अगर उसको कोई प्रोत्साहित करता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे संस्था हो, चाहे सरकार हो, अगर उसको उस तरह का प्रोत्साहन मिलता है तो उसका एक बड़ा फर्क। आपने एक संगीत नाटक एकेडमी के लिए भी एक प्रोजेक्ट किया था ना, 2-3 साल का? जी हाँ, मैंने दो प्रोजेक्ट किए थे उनके लिए। एक तो ये जो ताल पत्र की स्टडी की थी, एक जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो अलग अलग लाइब्रेरीज में जाके एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी किया था। एक प्रक्रिया होती है दक्षिण भारतीय संगीत में जिसे सलाम दरवू और शब्दम कहते हैं। तो उसके ऊपर मैंने स्टडी किया था। और ऐसे 2 प्रोजेक्ट किए थे एकेडमी के लिए। और नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन के लिए भी हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट किया था, जाके डिफरेंट लाइब्रेरीज जो गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरीज होते हैं साउथ इंडिया में, वहां पे हमने कई लाइब्रेरीज में काम किया था। पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना और पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना, ऐसा बहुत काम किया था। 2-3 साल काम किया था उसके ऊपर। जो आपको देश और विदेश में लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है डिस्कस करना? मेरा तो हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन अ कंपैरेटिव नेचर। तो एक तो अन्नमाचार्य के लिए बहुत बुलाते हैं मुझे, क्योंकि वो मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट है। और सेकंड जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जिसके ऊपर ज्यादा काम हुआ नहीं है डांस की तरफ से, वो है अलंकार शास्त्र। तो अलंकार शास्त्र में जो नायक, नायिका, सहायक के जो पात्र होते हैं,
तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डांस और साहित्य और टेक्स्ट दोनों को कंपेयर करते हुए ज्यादातर वर्क काम उतना हुआ नहीं है। तो वो एक बहुत से लेक्चर्स अभी मैं दे रही हूँ नायक नायिका और सहायिका प्रकरणों पे, जो रसमंजरी टेक्स्ट से है या श्रृंगार मंजरी टेक्स्ट से है। तो अलंकार शास्त्र एक डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट है देवदासी ट्रेडिशन, कलावंतलू का ट्रेडिशन, तो उस पे मैंने बहुत से लेक्चर्स किए हैं। और तीसरा टॉपिक एक जो मैंने बहुत किया है वर्क और अभी मैं कर रही हूँ उस पे वर्क, यक्षगान की जो साहित्य शैली है उस पे मैं वर्क कर रही हूँ। जैसे देसी यक्षगान कहते हैं हम, उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, और जो क्लासिकल ड्रामा उसका फॉर्मेट अलग है। तो यक्षगान सिस्टम और उसके लिटरेचर क्या है, उसके कंपोनेंट्स, उसका छंद क्या है, उसका मेथोडोलॉजी क्या है, उस पे थोड़ा अभी रिसर्च हो रहा है मेरा। तो ऐसे हैं। और लिटरेचर में मुझे बहुत दिलचस्पी है, हर एक तरह के लिटरेचर। मैंने अवधी लिटरेचर पढ़ी है, हिंदी ब्रिज भाषा सब मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। भक्ति काल के सारे पोएट्स के लिटरेचर में मुझे बहुत ही दिलचस्पी है। बहुत बहुत दुर्लभ बात है ये। और वास्तव में मुझे कई बार लगता है कि देखिए इतनी महान परंपरा है, इतना सदियों पुरानी सब धरोहर है, जो किसी न किसी तरह से आप सब जैसे गुणी और कमिटमेंट वाले लोग ना होते तो कैसे उनको कंटिन्यूटी नहीं मिलती, लगातार वो चलती चली नहीं आती। लेकिन फिर भी एक जो बड़ा हिस्सा है हमारे देश का, उत्तर भारत का, और ये सब जो यहाँ पर हम सबको एक अपेक्षा रहती है कि ये सब ज्ञान की धरोहर हिंदी में भी उपलब्ध हो, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? एक्चुअली ये प्रॉब्लम हर एक लैंग्वेज में है, क्योंकि हिंदी में भी कम ही है, तेलुगु में कम है, संस्कृत ज्यादातर शास्त्र पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए फिर हम ट्रांसलेशंस के लिए सर्च करते हैं। तो संस्कृत डायरेक्टली एक नाट्यशास्त्र उठा लिया या कोई श्रृंगार प्रकाश उठा लिया और पढ़ लिया, उतना संस्कृत स्किल तो अभी तो बहुत कम लोगों में ही है। तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम है कि कैसे इस साहित्य को, इस पूरे जैसे आपने कहा धरोहर, इसको कैसे रीजनल लैंग्वेजेस में, वर्नाक्युलर्स में कैसे ज्यादा मिले, या एटलीस्ट इंग्लिश में तो भी मिलना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, हम सबका भी यही प्रॉब्लम है कि हम सब इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड हैं। तो लकीली थोड़ा बहुत तेलुगु और हिंदी सीखना हुआ लकीली, और लिपि आती है, पढ़ना आता है, लेकिन ज्यादातर एक्सप्रेशन और वोकैबुलरी अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में ही है, क्योंकि वही हमारा मीडियम ऑफ स्टडी था। तो अगर ये सारे साहित्य, ये सब इंग्लिश में भी ट्रांसलेशंस मिले, या हिंदी टू इंग्लिश पढ़ने में सारे यंगस्टर्स को भी अपनी अपनी भाषा आनी ही चाहिए, लिपि आनी चाहिए, उसको बात करना आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तभी अगर एक ट्रांसलेशन अगर बना भी है तो ओरिजिनल में भी पढ़ना चाहिए उसे, ओरिजिनल पढ़ के फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तभी उसका ये समन्वय कर पाएंगे दोनों का। तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी, एवरीवन शुड नो देयर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, सबको अपनी अपनी भाषा आनी ही चाहिए। तो जी, मेरा अपना बहुत निजी रूप से जो मेरा अपना लिखना पढ़ना है और सिनेमा के क्षेत्र में है, और मैं कुछ सिनेमा की अच्छी पत्रिकाओं से पहले जुड़ा रहा हूँ। तो कई बार ट्रांसलेशन की जब बात आती थी, वर्ल्ड सिनेमा के क्लासिक हैं, जो जर्मनी के फिल्मकार हैं, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन, तो उनका जो अच्छा सिनेमा है और उसकी अच्छी कंटेंट या डायरेक्टर के बारे में कुछ बढ़िया जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनकी दृष्टि को लेके, उनके विजन को लेकर, वो सब बातें अगर हमें अपनी भाषा में जानना तो हमको अच्छा अनुवादक भी मिलता था।
एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। यस, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये सारी जो इतनी विलक्षण साहित्यिक सामग्री है, इसका उतना अच्छा और शुद्ध अनुवाद हो जाए, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और इंग्लिश में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए एक्चुअली मेरे जो गाइड थे, जब मैं अन्नमाचार्य पे कर रही थी, तो मेरे गाइड हमेशा कहते थे कि अगर तुमको संस्कृत का जो भी टेक्स्ट अगर तुमको ट्रांसलेशन पढ़ना है तो पहले अपनी भाषा में उसे पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इंग्लिश में जब ट्रांसलेट होता है तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहते हैं ना, तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। ट्रांसलेशन अच्छा तो अनुवाद मिलना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है वो भी कहना मुश्किल है। तो क्योंकि अगर अनुवाद करने वाला उस विधा का जानकार नहीं हुआ तो वो शब्द ही सही नहीं लिख पाएगा। वो भी है, और दूसरी वो सब्जेक्ट। अभी एक संस्कृत का स्कॉलर अगर नाट्यशास्त्र ट्रांसलेट करे तो शब्दों का ट्रांसलेशन बराबर हो जाता है, लेकिन उसमें जो भाव है, उसमें जो आइडियाज हैं, वो 100% ट्रांसलेट हो रहे हैं कि नहीं, ये हम पक्का कह नहीं सकते। क्योंकि संस्कृत का तो ज्ञानी होगा, लेकिन शायद नाट्य का ज्ञानी ना हो, तो तब प्रॉब्लम आता है। तो और हर एक टेक्स्ट को ऐसा नहीं है कि सबको सब कला आनी चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। ये भी एक दुविधा तो है जी, दैट्स द प्रॉब्लम। पर वो उसमें ये है कि वो जो भी जिज्ञासा रखेगा, जो रुचि रखेगा, उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगी। या तो वो गुणीजनों से, आप जैसे लोगों से उस तरह से संवाद स्थापित करे, वो चीजों को समझने की कोशिश करे कि आप मंच पर जो अभिव्यक्ति करते हो, या आपकी कला विधा के शास्त्र में जो निहित है संगीत में और बाकी सब पक्षों में, उसके पीछे क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, तो वो आप सब बताएंगे। क्योंकि शास्त्र भी कैसे हैं कि एक 15 सब्जेक्ट्स का पूरा मटेरियल एक शास्त्र में हमें मिल जाता है। तो अगर रंगमंच के बारे में नाट्यशास्त्र में लिखा है तो जाके विश्वकर्मा से बात करना होगा या किसी शिल्पी से बात करनी होगी। तो कितने कलाओं का मिश्रण है ये, कितने अलग अलग कला। एक शास्त्र अगर बना है तो 100 कलाओं का मिश्रण होता है उसमें। तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कोई अनुवाद करने वाला ये सारे कलाओं में भी पारंगत हो। तो ये मुश्किल ही है बात। तो जो एक ट्रांसलेशन जो मिल जाता है उसी से खुश होना पड़ता है, क्या करेंगे। वही प्रॉब्लम है। आपने अपनी संस्था किस स्तर पे बनाई, इंस्टीट्यूशन जो आपने क्रिएट किया? 2000 में मैंने शुरू किया था। 1999 में एक्चुअली अनुभव संस्था। तो मैंने एक्चुअली ऑन पेपर तो वो है, लेकिन मैं बड़ा ग्रुप क्लास करने में मैं यकीन नहीं रखती हूँ। तो मुझे लगता है कि नृत्य कला 1-to-1 सिखाने में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं ज्यादा 1-to-1 ही सिखाती हूँ। तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो हैं अच्छा नाचते हैं और अच्छा एक लेवल तक आ रहे हैं अभी, लेकिन ज्यादातर 1-to-1 ही रहा है मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी। और परफॉर्मेंसेस, बैलेज, ये सब तो मैं करती थी। अभी ज्यादा बैले करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे। सोलो ट्रेडिशन में मैं ज्यादा अभी कंसंट्रेट कर रही हूँ। ये लगभग अभी 2-4 साल से फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि बीच में एक अजीब सा एक समझ विकसित हो गई थी संस्थाओं की भी और संस्कृति से जुड़े हुए विभागों की भी, कि मंच पर एक बड़ी कोरियोग्राफी होना चाहिए, अधिक कलाकार होना चाहिए, मंच भरा होना चाहिए। तो जो एकल नृत्य है उसकी स्पेस बिल्कुल खत्म होती चली गई, और ये अब वापस आप सबने जो दोबारा से शुरू किया है, क्योंकि अंततः जो श्रेष्ठ कलाकार है, जो अनुभवी कलाकार है, जो कमिटमेंट वाला कलाकार है, जो मंच पे वास्तव में कुछ स्पेशल या कुछ विशेष करके देना चाहता है, उसकी जगह वापस लौटने की एक शुरुआत है। तो ये अच्छी बात भी है। आई होप सो। आप कह रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आई होप, बिकॉज आई थिंक हमारा जो ट्रेडिशन है वो ज्यादातर
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड है। इंडियन इवन ड्रामा ट्रेडिशन भी, वहां पे 10 लोग ड्रामा करते हैं, लेकिन एक एक कैरेक्टर अपना अपना काम करता है वहां पे। तो ग्रुप कोरियोग्राफी ज्यादा हमारे ट्रेडिशन में नहीं है। लेकिन एक बात तो मुझे जरूर कहनी पड़ेगी कि जो लोग ये ट्रेडिशन, ग्रुप कोरियोग्राफी का ट्रेडिशन जो ला के हमारे फॉर्म्स में अभी कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो वेस्टर्न टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे लाइट्स, जैसे स्टेज पैनिंग, कोरियोग्राफी जैसे हो रहा है, वो भी आसान नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं। तो वो अपने अपनी शायद रुचि की बात है कि कुछ लोगों को ग्रुप प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, जो सोलो सिस्टम है वो सफर नहीं होना चाहिए। ग्रुप प्रोडक्शन चलते हैं तो चलो, एसेंशियल जो सोलो हमारा फॉर्मेट है वो भी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर है हमारे डांस फॉर्म्स का। मुझे लगता है कि इसमें जो अब जो जनरेशन आ रही, जिनको आप सिखा रहे हो, उनको भी लगातार अपने एक्सपीरियंस को लेकर फिक्र होना चाहिए जी। वो सोलो का हिस्सा बनने के बजाय अपने में आप जैसे गुरुजनों की तरह वो प्रतिभा और क्षमता विकसित करें कि उनको मन में उनके आए कि मुझे दरअसल अपना स्वयं का भी एक प्रदर्शन और अपनी पहचान बनानी है, प्रतिष्ठा बनानी है। निश्चित रूप से ग्रुप में अगर 12 या 15 डांसर नृत्य कर रही हैं, तो उसमें किसको कितना पहचाना जाएगा या किसके परफॉर्मेंस को कोई रिकग्नाइज कर पाएगा, क्योंकि तो सामूहिकता में देखेगा ना। आपके सामने जो फिल्म बन रहा है, बहुत सुंदर सा स्टेज बना हुआ है, बहुत सारी लाइटें आ रही, बहुत सारा अचंभा क्रिएशन है, अब उसमें आप कैसे पहचानोगे किस कलाकार का काम है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री, यस। तो नए जो बच्चे आ रहे हैं, नए डांसर जो आ रहे हैं, आप सबसे सीखते हुए, उनमें भी वही बात आनी चाहिए कि हमको भी उसी लेवल पर जाना है। जैसे इस कार्यक्रम में बात करते हुए हमने बहुत, आप सबसे जैसे बात करते हैं, सब साधक लोग हैं आप लोग, सच में, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा। तो मैंने देखा है कि कई आर्टिस्टों ने मुझे बताया कि उनके सीखने का समय खत्म हो जाता था तो वो रुके रहते थे कि जब हमारे गुरु नृत्य करेंगे तो हम वो भी देख लें क्या, जी बिल्कुल, परमिशन लेके, क्या आप जब रियाज करेंगी तो मैं खड़ी रह सकती हूँ क्या? या एक डांसर ने भी बताया कि हम तो बोले वो बाहर हॉल में खिड़की को ऐसे खोल के थोड़ा सा झिरी से देख लेते थे कि वो अंदर डांस कर रही। जी जी। तो अब इतना एक तो अपना समय, वो भी कितना सारा लंबा रियाज होता है कि 4-4, 6-6 घंटे डांस किया जा रहा है, उसके बाद भी उनको घर जाने की इच्छा नहीं, उनको लग रहा है कि अपने गुरु का भी कुछ काम देखें। तो अभी मुझे लगता है ये ललक अभी, और ये लगन अब कम है, आज कम है। और टाइम का ये जो डिवीजन है, ये आजकल बहुत प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि अगर स्टूडेंट 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा क्लास को दे दे, वही बहुत बड़ी बात हो रही है आजकल। तो 1.5 घंटा और 2 घंटे में सोलो आर्टिस्ट क्रिएट नहीं हो सकता ये तो पॉसिबल है। तो वही प्रॉब्लम है, सोलो आर्टिस्ट अगर बनना है, और सोलो आर्टिस्ट ऑफ कैलिबर, एक उच्च कोटि का सोलो अगर आर्टिस्ट बनना है, तो समय, सबसे पहले तो अपनी कला को समय देना होगा। और हमारे ट्रेडिशंस में अगर डांस आ जाए ये काफी नहीं है, तो साहित्य, पुराण, म्यूजिक, फिलॉसफी, सबका अध्ययन एक ही साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो क्योंकि अगर 1-2 घंटे का हम सोलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो सडनली एक कहानी हमें बोलनी है, तो उसका सोर्स कहाँ से लाएंगे अगर हमें खुद कोई स्टोरीज पता नहीं, या हमें कुछ भी फिलॉसफी पता नहीं है? तो उसका सृजन हम वहां स्टेज पर कैसे करेंगे? तो ये बहुत एलाइड आर्ट फॉर्म सीखने की जरूरत है। तो अगर यंगस्टर्स ऐसे एलाइड फॉर्म्स सब सीखते हुए अपनी नृत्य की
अभ्यास कर सकते हैं तभी एक सोलोइस्ट बन सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग जैसे कहते हैं आजकल मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग से होने वाला काम नहीं है तो उसमें ज्यादा इमर्स होना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है होना। बहुत अच्छी बातचीत हुई है। अब हम लोग के पास 1-2 मिनट बचा हुआ है और अभी अभी डॉक्टर सुनंदा नायर ह्यूस्टन से ज्वाइन हुई है, मोहिनी अट्टम की डांसर है। जी जी जी, नमस्कार सुनंदा जी। ये है कि बहुत अच्छे ढंग से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और खास तौर से ये बात आपके से बातचीत में मेरी भी धारणा पुष्ट होती है कि थ्योरी, लिटरेचर, भारतीय परंपरा और कंटेम्प्रेरी सीन में जो हमारे लीजेंड परफॉर्मर हैं, आप जैसे गुरुजन लोग, आप जैसे वरिष्ठ लोग, कमिटमेंट वाले लोग, यही जो है नई जनरेशन को सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बिना कुछ नहीं। हम लोग तो तैयार हैं सुनील जी, और हम तो अपना काम करते ही जाएंगे, बस यंगस्टर्स को अपना टाइम देना होगा बस उतनी सी बात है अपन इसी कामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ विदा लेते। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप आई और आपने बहुत अच्छी बात करके बहुत प्रेरणादायक बात की, जो निश्चित रूप से आने वाले कलाकारों के लिए मार्गदर्शक होगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने जो अपनी हिंदी की सारी थोड़ी प्रैक्टिस की है आज वो उसे मैं बरकरार रखूंगी। आपके वजह से मेरे हिंदी स्किल्स का भी मैं थोड़ा उपयोग कर पाई हूँ आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।